गुनगुन गुनारे गुनगुन गुनारे गुनगुन गुनारे। जय भीम। चलो वो हम चैप्टर पढ़ेंगे 7वां लेसन है। इससे पहले 10 नंबर के टेस्ट दीजिए तो स्कोर बताइएगा। हिस्ट्री से ही लेते हैं। किससे? पहला क्वेश्चन तुर्की यूरोप महादेश में है। कौन सा महादेश में? तुर्की कौन सा महादेश में होगा? सही बात है। वह उसको किसका मरीज कहा जाता है? यूरोप को क्या, यूरोप का क्या कहा जाता है? मरीज। परीक्षा पूछेगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, समाजवाद का विचारधारा सबसे पहले कौन सा देश में विकसित हुआ? रूस देश में। कौन सा देश में? रूस देश में। समाजवाद की जो विचारधारा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ? रूस देश में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज सूर्यवर्मा द्वितीय। राज सूर्यवर्मा द्वितीय। राज सूर्यवर्मा द्वितीय। राज सूर्यवर्मा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर अगला हुआ, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हुआ, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री ने। जो क्वेश्चन पूछ रहे सब एक चैप्टर से बढ़ रहे हैं, पता है कि नहीं? सब एक चैप्टर से है। बताइए 5वां और 6ठा चैप्टर से पूछ रहे हैं। पता ही लगता? कोई नहीं सोचा, किसी के माइंड में नहीं आया है कि पहले चैप्टर में पढ़ा है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा 5वां आ रहा है कुछ समझ में है? चलिए 6ठा लेसन से बोलिए क्वेश्चन बउआ कि बताइए कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 ईस्वी। 1870 ईस्वी। अगला क्वेश्चन बोलिए, फ्रांस की राज क्रांति 1789 में के समय वहां का राजा का नाम क्या था? क्या था? फ्रांस की, अच्छा छोड़िए 1830 की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? फ्रांस के 1830 की क्रांति के समय फ्रांस के राजा का नाम क्या था? चार्ल्स दसवां। वह चार्ल्स दसवां। चार्ल्स दसवां। अगला बोलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 ईस्वी। अगला बोलिए, गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? हम बताए थे बउआ है ना। 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन हुआ। 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन भी जोर पकड़ लेते है ना। असहयोग आंदोलन में हुआ क्या? इसमें भी आंदोलन जोर पकड़ लिया था, लेकिन गांधी जी क्या कर दिए? वापस ले लिए। कौन सी घटना के बाद? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी बोले कि लगता हमारा आंदोलन उग्र हो गया। और उनका जो आंदोलन था सत्य अहिंसा का, लेकिन यहाँ पर तो मान दिया 22 पुलिसकर्मी को मार दिया था। भारतीय लोग पढ़ाए थे ना, कितना उत्तर प्रदेश की घटना है। अब गांधी जी कह रहे हैं कि यहाँ तो हमारा आंदोलन उग्र हो गया। ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए। हमारा जो आंदोलन है सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य और आग्रह, आग्रह पर हमारा चलेगा। रिक्वेस्ट पर अगर बात को माना जाएगा ठीक है, तो भूखले प्यासले हम जान दे देंगे, इसीलिए सत्याग्रह ये आंदोलन का नाम पड़ा। लेकिन वह सबना उसके बाद, इस घटना के बाद 6 वर्ष के लिए क्या हो गए? जेल चले गए गांधी जी। उसके बाद फिर पुनः 1930 में वो आंदोलन उग्र होता है। वहां पर भी बउआ गांधी और इरविन के बीच क्या हो जाता है? समझौता।
वहां पर भी आंदोलन दब जाता है। 1930 में सबना आंदोलन, लेकिन गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ 1931 में। कब हुआ? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ? 1931 में। हो गया। एक और है, एक और एक क्वेश्चन और बोलिए। चलिए बोलिए कि चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में हुआ, 1917 ईस्वी में हुआ था ना। बताइए किसका, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नील की खेती समाप्त करना। नील की खेती क्या करना? और हाँ, तीन कठिया प्रथा क्या करना? समाप्त करना। तीन कठिया प्रथा को या अलग अलग तरीके से जो अंग्रेज है जो यहाँ के किसानों को अलग अलग तरीके से टैक्स वसूल रहे थे, वो टैक्स वो बंद किया जाए। क्या किया जाए? बंद किया जाए और तीन कठिया प्रथा को समाप्त किया जाए। यही इसका है ना, 1917 में हुआ था। चलो हो गया। था चलिए वो चैप्टर हिस्ट्री में एक बार सिलेबस याद करते हैं। पाठ्यक्रम डेट में आज लिखे थे। अच्छा, स्कूल में जो पढ़ाई होता है सर जो पढ़ाते हैं सोशल साइंस, एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं कि एससीईआरटी से? एनसीईआरटी से पढ़ाए हो या एससीईआरटी से? वास्को डी गामा 1498 में आया, तो एनसीईआरटी भी कब आएगा? अमेरिका खोज 1492 में हुआ एससीईआरटी में, तो बताइए एनसीईआरटी भी क्या होगा? लेकिन बुआ अब 2020 शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम किया है। अच्छा बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन पूछेगा तब या क्वेश्चन नहीं बनेगा? है नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? हम निबंध किस काहे लिखा रहे हैं? यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे पढ़ाए वहां पर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा गहराई में जाकर के डीप में समझाता है। और बिहार स्टेट वाला ये बुक है तो सिर्फ बिहार में चलता है एससीईआरटी। उत्तर प्रदेश का अलग बुक है। एनसीईआरटी है जो पूरा भारत इंडिया पर चलता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी एनसीईआरटी किया है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़िए चाहे एससीईआरटी। क्वेश्चन आपसे बनेगा, परीक्षा एक बार होने दीजिए, है ना, तिमाही पड़ेगा ना परीक्षा, फिर नए नहीं क्वेश्चन अगर बनेगा तो फिर हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? इतना याद करवा के भैया बताइए चेंज होगा? ये चेंज होगा तो सब किसी के मन में हुआ कि जैसे 9th वाला के मन में था, वो लड़की आई है ना, वो कौची है, प्रिया है, बोल रही थी कि एनसीईआरटी मतलब कि नहीं पढ़ा रहे, और वही एगो लड़की है जो 2 जगह ट्यूशन जा रही है। हम कहे ठीक है जाओ, हमको तो सब चलता नहीं यहाँ पर, है ना, लेकिन क्या बोले, है ना, फिर जाओ मम्मी बोलबे की है था। हाँ मन नहीं है कि एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहे हैं, एससीईआरटी से मतलब पढ़ाइए, एनसीईआरटी से पढ़ाइए, किसी के मन में नहीं उत्पन्न हुआ है? स्कूल में किस बुक से पढ़ाते हैं? एनसीईआरटी से। इसी से यही हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, पढ़ाई करते तो टेंशन क्या लेना है? ला कौन सर एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं? एनसीईआरटी बुक से क्या सोशल साइंस? चाहे भारतीय बन रहे, चाहे एनसीईआरटी, चाहे स्पेशल बिहार बोर्ड वाला रहे, उससे नो प्रॉब्लम। आपसे क्वेश्चन बनेगा तो
पूरा अगर पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा तो खाली आप ही फेल करिएगा। बिहार बड़ा पूरा है, तुम्हारे से आओ गिरल गिरल स्टूडेंट है। एक बार ये चेंज कर देगा तो बताइए रिजल्ट इतना होगा। हाँ तो एनसीईआरटी हो चुका है पाठ्यक्रम, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन यही रहेगा, नहीं बनेगा तब फिर हमको कहिएगा। चलो बोलो, सबका चेंज हो गया है। चलो कुछ नहीं चेंज नहीं होगा, सिलेबस कुछ चेंज होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं रहेगा। चलिए पहला चैप्टर क्या था बुआ? पहला चैप्टर क्या था? यूरोप। पहला चैप्टर क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर क्या था? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर क्या था? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर क्या था? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर क्या था? अर्थव्यवस्था और आजीविका। चलिए छठा लेसन क्या था? शहरीकरण एवं यहाँ पर सातवां लेसन क्या पढ़ेंगे बुआ? यहाँ पर व्यापार एवं भूमंडलीकरण। यहाँ पर अब क्या होगा, क्या है? चलो यहाँ पर सातवां पढ़ेंगे। चलिए ये आपका अभी तक वो हिस्ट्री में 6 लेसन तक क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। हम सभी चैप्टर पढ़ेंगे 7। चैप्टर पढ़ेंगे बुआ कितना? 7 हिस्ट्री। हल्ला नहीं कीजिए। चलो चैप्टर का नाम क्या है बुआ? व्यापार एवं ये पिछला चैप्टर से बुआ रिलेटेड है, बस सेम ही वैसा ही है। देखो क्या है व्यापार? व्यापार समझ रहे हैं? औद्योगिक क्रांति ने बुआ मार्केटिंग का, शहर का क्या किया? स्थापित किया। शहर की स्थापना हुआ। अरे औद्योगिक क्रांति ने शहर का स्थापना किया और शहर की स्थापना के बाद व्यापार हुआ। क्या होने लगा? अब भूमंडलीकरण क्या है? तो भूमंडलीकरण ही मतलब शहर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? गांव को शहर में बदलना ही क्या बोलेंगे? भूमंडलीकरण। या ऐसा देश या ऐसा स्थान, ऐसा जगह जहां पूरा वर्ल्ड की या पूरा देश की वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट हो, है ना, लिपस्टिक हो, पाउडर हो, सोना हो, चांदी हो, मोबाइल फोन हो, कुर्सी हो, कोई भी सामान आपके एवरीडे लाइफ में प्रयोग होने वाले वस्तु अगर एक स्थान पर उपलब्ध हो जाए, एक स्थान पर क्या हो जाए? इसी को बोलेंगे भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? भूमंडलीकरण। तो वह ये भूमंडलीकरण का अगर परिणाम है तो औद्योगिक क्रांति है। कौन सी क्रांति है? औद्योगिक क्रांति। तो चैप्टर यही है व्यापार। व्यापार ने धीरे धीरे भूमंडलीकरण का रूप ले लिया। यानी मार्केट में क्या होता? कोई भी हमारी आवश्यकता की वस्तु क्या होता? उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है ना। तो हो गया हमारा क्या? भूमंडलीकरण। यानी गांव धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो जाना। गांव धीरे धीरे शहरों के रूप में परिवर्तित होगा और जहां पर हमारी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति होगा उसे क्या बोलेंगे? भूमंडलीय। यानी पूरा गांव, पूरा हमारा देश एक जैसा हो जाना। भूमंडलीय। देखो भू मतलब पृथ्वी, मंडलीयकरण मतलब एक जैसा हो जाना। यानी हमारी सारी वस्तुओं की आवश्यकताएं मिल जाए। जैसे चाइना वाला वस्तु मिल रहा है कि नहीं? रूस वाला वस्तु हमें मिल रहा है कि नहीं? अमेरिका वाला वस्तु मिल रहा है कि नहीं?
इसको बोलेंगे भूमंडलीयकरण। कौन सा बोलेंगे? भूमंडलीयकरण। बाकी चैप्टर में हम सभी देखते हैं क्या कह रहा है, समझेंगे। यहाँ पर आएगा आपके क्वेश्चन भी पूछेगा, पूछा हुआ है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। हल्ला नहीं कीजिए, आप देखिए, देखो निकालिए, फिर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो अगर एनसीईआरटी से पूछ दिया क्वेश्चन तो वहां पर सोच के लिखना पड़ेगा, इसलिए आराम से देखिए। नहीं खत्म नहीं होगा, जितना तक होगा चलिए देखिए। 20 पेज है, चलिए जहां तक होगा समझो। यहाँ पर पिछला ही चैप्टर से रिलेटेड है, समझिए। यहाँ पर ए बॉय वो फिर हल्ला करते रहता है, फिर हमको गुस्सा बढ़ जाता है। समझो, शहरीकरण का अर्थ किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होना। समझ गया? तो समझने में दिक्कत है। अरे गांव का शहर में बदलना ये क्या कहलाएगा? शहरीकरण। क्या कहलाएगा? अच्छा, शहरीकरण किसका देन है? औद्योगिक क्रांति का। शहरीकरण किसका देन है? क्या हुआ? अरे छठा लेसन हम पढ़ रहे हैं। ओहो, हम छठा लेसन निकाले हुए हैं, 7वां लेसन न चलेगा, क्योंकि चैप्टर एक ही जैसा, इसीलिए हमको नहीं पता चल रहा है। चलिए, वह चैप्टर 7 होगा, इकाई 7, व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक, चलो यहाँ पर ऊपर में और दे रहा हुआ 19वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 19वीं शताब्दी अगर बोल रहा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हुआ 19वीं शताब्दी यानी 1800 से लेकर के 1899 तक, 1800 से लेकर के 1899 तक 19वीं शताब्दी। 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार का एकीकरण, ये घटना हुआ। यानी 20वीं शताब्दी मानी 1900 से लेकर के 1999 तक पूरा बउआ जो हमारा देश था भूमंडलीकरण का रूप ले लिया। किसका ले लिया? देखो, या इसी को बोलेंगे विश्व बाजार। कौन सा बाजार? भूमंडलीकरण को ही एक और नाम बोलेंगे विश्व बाजार। विश्व यानी विश्व भर की वस्तुएं अगर एक स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो जाए, रूस वाला भी हम वस्तु मिल रहा है, चीन वाला भी वस्तु मिल रहा है, जापान वाला भी वस्तु मिल रहा है। जापानी तेल नहीं मिलता है, जापान वाला नहीं, कोई भी वस्तु या अदर कंट्री का वस्तु अगर एक स्थान पर मिलने लगे तो वही हमारा विश्व बाजार, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। और सिंपल समझिए, यहाँ पर देखिए व्यापार का, देखो तो भूमिका देखिए। आज के पहले बॉक्स वाला देखिए, नहीं पहले देखिए ऐसे, आज के अर्थ जगत, अर्थ माने तो आपका भूल है, अर्थ माने पैसा। हम नानी सीखे हैं, है ना? हाँ, देखो कहते थे ना, कहते थे क्या, जैसे कुछ सामान लावे थे, चाहे कुछ भी लाना है तो कहते थे अजी हमरा ही अभी अरथवे नहीं है को, कोई अरथवे नहीं है को था, कैसे ही कम हो तो अर्थ मतलब पैसा। अर्थ मतलब क्या हुआ? ये अर्थ माने पृथ्वी समझ आओ, गलत है, भूल है, हिस्ट्री में आ जाइए। इकोनॉमिक्स से यहाँ बता रहे, इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। किससे है? अर्थ मतलब पैसा, सॉरी अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ मतलब यहाँ मनी इज द हनी इज द बनी। मनी मतलब यहाँ अर्थ मतलब क्या होगा? पैसा। आज के अर्थ जगत में समझिए, आज के इस वह पैसा वाली जिंदगी में, मुद्रा वाली जिंदगी में, वाणिज्यिक जिंदगी में, आज के आज के अर्थ जगत, आज के बउआ तो अर्थ जगत, कौन सा जगत? आज के अर्थ जगत में वाणिज्यिक और व्यापार के अंतर्गत आने वाली विश्व बाजार की अवधारणा आधुनिक युग की देन है। यानी विश्व बाजार ने ही आधुनिक युग को लाया है। समझो, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कंफ्यूजन तो सब नहीं फिर समझ में आएगा। शुरू में समझ गया तो पूरा समझ में आएगा, शुरू में खत्म तो फिर खत्म हो जाएगा। समझो,
आज के अर्थ जगत में, आज के इस पैसा वाली जिंदगी में, आज के बुआ कोई भी काम कहाँ भी कोई भी काम कीजिए बगैर पैसा से नहीं हो सकता है। आज की वाणिज्यिक जिंदगी, वाणिज्यिक मतलब वही हुआ व्यापार के अंतर्गत आने वाली विश्व बाजार की अवधारणा आधुनिक युग की देन है। यानी विश्व बाजार ने ही, यानी मार्केटिंग ने ही आधुनिक युग को जन्म दिया है। कौन सा युग को जन्म दिया है? आधुनिक युग को। विश्व बाजार ने ही किसको दिया है जन्म? आधुनिक युग को। कहते आज कौन सा युग चल रहा है? आधुनिक युग। आधुनिकता भरी जिंदगी में, मॉडर्न युग में ऐसा है रहन सहन खान पान है, तो आधुनिक युग की देन है। परंतु वैश्विक बाजार के संदर्भ में इस व्यवस्था के संकेत प्राचीन काल से ही मिलने का आरंभ हो चुका है। लेकिन ये मार्केटिंग तो था, हम बताए थे पिछला चैप्टर में, सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी एक मार्केटिंग सभ्यता था कई एक वर्ष पहले, समझ गए ना? बताए थे ईसा पूर्व में, इसमें ईसा पूर्व में ही सिंधु घाटी की सभ्यता था, वो भी मार्केटिंग था। तो ये सब जो विश्व बाजार का जो अवधारणा है आज से नहीं है, बल्कि पहले से ही ये चला आ रहा है। देखो प्राचीन भारत में, देखो यही गया, देखो प्राचीन भारत में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता आ गया ना, देख रहा है ना, दे रहा है ना? बताइए पिछला चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध प्राचीन मिस्र से, मेसोपोटामिया व्यापार होता था, मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार हो रहा था, मतलब समझ गए मार्केटिंग है वहां पर। अरे जहां पर व्यापार होता मार्केटिंग मतलब शहर के रूप में बदला हुआ है। किसमें बदला हुआ है? तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था इस व्यापार का केंद्र दिलमुन आधुनिक बहरीन में मेलूहा मकरान तट पर स्थित है। तट पर स्थित है। एक बाजार बड़ा व्यापारिक केंद्र था, एक बड़ा था बाजार था, व्यापारिक केंद्र था। इस काल में विश्व बाजार का और स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है। अब देखो अलेक्जेंड्रिया शहर है, क्या हुआ? तो सबसे पहले उस समय वह विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले जो उभर कर आया था वो कौन सा शहर था? अलेक्जेंड्रिया। पहला क्वेश्चन पूछेगा विश्व बाजार के रूप में सबसे पहला शहर कौन विकसित हुआ था? हुआ अलेक्जेंड्रिया। तो सबसे विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले विकसित कौन हुआ था? हुआ अलेक्जेंड्रिया। स्थान है जहां पर सभी देशों की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो रहा था यहाँ पर, तो अलेक्जेंड्रिया। उसका नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया। नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया। तो पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया बउआ? अलेक्जेंड्रिया, जहां आवश्यकताएं की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो रहा था। तो कौन सा शहर था बुआ? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है। यह शहर 3 महादेशों अफ्रीका, यूरोप, एशिया का व्यापारिक केंद्र है। बता उस समय पूरा एशिया महादेश के लिए, पूरा यूरोप महादेश के लिए और पूरा बउआ अफ्रीका महादेश के लिए। तो समझ लो कि वो तीनों महादेश के अलेक्जेंड्रिया उस समय फेमस था, सबसे बड़ा बाजार के रूप में था, और यहाँ से सभी लोग मार्केटिंग करते थे। क्या नाम था? अलेक्जेंड्रिया। नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया। आगे देखो, इस शहर को लाल सागर के मुहाने पर वर्तमान मिस्र के उत्तरी क्षेत्र महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था। बताओ इसको किसको स्थापित किया था? वो किसने स्थापित किया था? इसको स्थापित किसने किया था? सिकंदर ने। चलिए देखिए बॉक्स वाला देखिए, तो शुरू से बॉक्स वाला देखिए, तो पहले इधर से पढ़ते हैं, इधर से देखो। विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को कहते हैं, देखो यहाँ पर समझिए, विश्व बाजार यही भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन समझो। तो विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को हम कहेंगे जहां पर वो विश्व बाजार उसको कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को, आम लोग मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को, बड़े लोग नहीं, आम जनता को आसानी से उपलब्ध हो जाए, मतलब उसमें कोई दिक्कत ना हो, आसानी से वस्तुओं को क्या कर सके? खरीद सके। ऐसे बाजार को हम क्या बोलेंगे? विश्व बाजार। क्या बोलेंगे? विश्व बाजार। इधर देखिए वाणिज्यिक क्रांति,
तो वाणिज्यिक क्रांति व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचता है, इसका केंद्र यूरोप इंग्लैंड था। वाणिज्यकरण चलिए रहे दो, आगे देखिए, इधर देखिए, ये वाला देखिए औद्योगिक क्रांति क्या है। तो औद्योगिक क्रांति वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होना, मशीनों को द्वारा वस्तुओं का उत्पादन औद्योगिक क्रांति हुआ। वह इसका केंद्र इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन। यह हुआ कब हुआ? 1750 के बाद। पहले ही पढ़े थे 1750 के बाद। चलिए अब चलिए नीचे समझिए, ये जो देख रहे हैं आप फिगर में अलेक्जेंड्रिया शहर है। ये फिगर में जो देख रहे हैं कौन सा शहर है बउआ? यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी लोग ही है ना, कलर वाला में देखिए तो अच्छा से दिखेगा, इसमें नहीं साफ दिख रहा है तो वो है ना, हाँ देखिए, तो वो देख रहे हैं अलेक्जेंड्रिया शहर है जहाँ भीड़ भाड़ इलाका है, जहाँ पर सभी वस्तु आसानी से क्या हो रहा है? उपलब्ध हो रहा है। चलिए मिल रहा। आगे देखिए नीचे, परंतु आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोज पुनर्जागरण, चलिए पुनर्जागरण काल कब शुरू हुआ? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। कौन सा काल आया बुआ? पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी घटनाओं ने जिस वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया, सही मायने में विश्व बाजार का स्वरूप इसके बाद ही उभरकर सामने आया। इसका पूर्ण विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। विश्व बाजार का विस्तार मतलब किसके बाद हुआ और अच्छा से हुआ? अरे विश्व बाजार मतलब विश्व बाजार का विकास और सबसे ज्यादा कब हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसी के साथ जैसे अरे सुनो, दम हल्ला करते रहती है। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी हो गया। विश्वव्यापी मतलब अब वहां एक देश तो ठीक है, अलग अलग देश वाला भी व्यापार करने लगा। इसको क्या बोलेंगे? विश्वव्यापी। विश्वव्यापी बाजार विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर लिया। अगर देखिए विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। इससे पहले देखिए समझिए उपनिवेशवाद, तो समझ ही रहा है। उपनिवेशवाद समझता है ना? समझते हैं ना? देखो क्या कह रहा है। उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि इन देशों का आर्थिक शोषण करना। क्या करना? इसका मुख्य यूरोपीय देशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक शोषण करना। चलिए इतनी इस बात समझ रहा है। अब देखिए विश्व बाजार का स्वरूप किस प्रकार का होता है, समझिए यहाँ पर। तो 18वीं शताब्दी के मध्य भाग से, चलिए 18वीं शताब्दी के मध्य भाग बोल रहा है, मतलब क्या? मध्य भाग ना, तो बुआ कितना? 1750 ना बुआ? 1750 ना हो जाएगा मध्य भाग। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग क्या हो जाएगा? 50 लगभग। चलिए तो 1750 से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हुआ। यह कारखाने वाष्प इंजन पढ़े थे कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? पिछले में पढ़ाए थे कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था बुआ? जेम्स बार। किसने किया था बुआ? जेम्स बार। जेम्स बार। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? आगे देखो, वाष्प इंजन से चलते थे। इस प्रक्रिया से वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा। उत्पादन के बढ़ते आकार के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुआ। कोई भी वस्तु को उत्पादन करना है तो बगैर कच्चा माल से नहीं हो सकता है, तो कच्चे माल की आवश्यकता हुई और तब इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका, एशिया, भारत और अफ्रीका की ओर अपना ध्यान खींचा कि अब हमें उत्तरी अमेरिका की ओर। तो पढ़े थे उत्तरी अमेरिका पर 9th में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जहां पर अमेरिका पर इंग्लैंड और कौन? फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस कब्जा किया हुआ था, आर्थिक शोषण कर रहा था वहां पर।
यहाँ पर हुआ इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका की ओर अपना ध्यान आकर्षित खींचा। वहां उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और बना बनाया एक बाजार भी मिला। इसी दो चीजों पर औद्योगिक क्रांति सफल होता गया। इसलिए इंग्लैंड इन प्रचुर संसाधनों पर अस्थायी अधिकार का प्रयास आरंभ किया। इससे उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली का उदय हुआ। कौन सा प्रणाली हुआ? उपनिवेशवाद। कौन सा बाद? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसके परिणाम स्वरूप हुआ? औद्योगिक क्रांति के औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। चलिए, जैसे मैनचेस्टर, ये भी था, क्या था? मैनचेस्टर कारखाना था ना, व्यापारिक केंद्र था ना। उसके बाद हुआ लिवरपूल, लंदन इत्यादि बड़े बड़े नगरों का उदय इसी के परिणाम था, जहां वस्तुओं का उत्पादन भी होता था और विदेशों में वस्तुओं को बेचा भी जाता था। 18वीं शताब्दी और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का विश्व बाजार ही ऐसा था। विश्व बाजार के इस स्वरूप का आधार भी कपड़ा उद्योग था। कौन सा उद्योग था? सबसे पहले कोई उद्योग, इंडस्ट्री खुला था, कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग। चलिए, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ चेंज हुआ। पहले इससे पहले देख लीजिए गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, परीक्षा में पूछेगा। वह क्वेश्चन पीछे बना हुआ है, क्वेश्चन गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो समझिए गिरमिटिया मजदूर क्या है। गिरमिटिया मजदूर क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा गिरमिटिया मजदूर क्या है, तो देखो समझिए। तो औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक, औपनिवेशिक देशों के, अब अगर बोले भारत के संदर्भ में तो भारत भी औपनिवेशिक देश था। किसका था बउआ? इंग्लैंड का था। तो यहाँ पर हुआ क्या? औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक, श्रमिक मतलब काम करने वाले मजदूर लोग, जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा, एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए, निश्चित समझौता द्वारा और निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते थे और उन्हें मुख्यतः नकदी फसल, कौन सा फसल? अब नकदी फसल के बारे में बताए थे। नकदी फसल बोले, व्यापारिक फसल बोले, या एक फसल और बताए थे, व्यवसायिक फसल। व्यवसायिक फसल, नकदी फसल और व्यापारिक फसल, ये बताए थे। इसमें गन्ना, जूट, तंबाकू, गन्ना, जूट, चाय, कॉफी, रबड़ बताए थे ना। गन्ना, जूट, तंबाकू, चाय, कॉफी, रबड़, इन सभी को उत्पादन करना ही व्यवसाय करना। एकदम काटिए बेचिए, काटिए बेचिए, खाली पैसा कमाना, इसको बोलेंगे व्यवसायिक फसल। कौन सा फसल? या व्यापारिक फसल या नकदी फसल, है तीनों। ऐसे कोई ऐसा साल नहीं जिससे इससे नहीं पूछेगा। पढ़ाएंगे डिटेल्स में, कहाँ? भूगोल में पढ़ाएंगे। किसमें पढ़ाएंगे? एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 कृषि चैप्टर एग्रीकल्चर है, उसमें हम देखेंगे। चलो देखो नकदी फसल जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था। अब भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जैमिका, फिजी, गिनीदान एवं टबैको तंबाकू मतलब तंबाकू, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया। देखो हमारी भाषा में समझो, गिरमिटिया जो मजदूर होता था, कौन सा मजदूर हुआ? गिरमिटिया मजदूर किसे कहेंगे? अब वो अनुबंधित मजदूरों को, अनुबंधित गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर। इसमें होता क्या था? अब जैसे भारत औपनिवेशिक देश था, अब यहाँ के लोगों को जबरदस्ती पकड़ लिया जाता था और एक निश्चित कि आपको 5 महीना यहाँ पर काम करना पड़ेगा। जैसे इंग्लैंड वाला ही लोग भारत के लोगों को उठाएगा और 6 महीना के लिए लंदन की ओर पलायन कर देगा और वहां पर काम करेगा। क्या करेगा? तो एक निश्चित समय के लिए, निश्चित फसल के लिए कितना दिन आपको काम करना पड़ेगा, वहां रह करके जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जाता था। तो उसे ही बोलेंगे कौन सा मजदूर? गिरमिटिया मजदूर। कौन सा मजदूर? तो ये गिरमिटिया मजदूर किसको कहेंगे? अनुबंधित मजदूरों को। अनुबंधित एक निश्चित समय के लिए ले जाया जाता था, एक निश्चित वेतन भी दिया जाता था। और इसके और बोले तो इसकी जो मांग था वो भी अच्छा तरह से नहीं पूरा कर पाता था। जैसे खाना हो गया, रहना हो गया, सहना हो गया,
ये सभी भी अच्छा से नहीं हो पाता था, इसी को ही क्या बोलेंगे, किरमिटिया मजदूर। किरमिटिया तब पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कौन सा क्षेत्र से भैया, है ना, पश्चिमी क्षेत्र से। परीक्षा में आया गिरमिटिया मजदूर कहाँ से भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र। अब कौन चीज का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर देखिए, यह देखो बिहार के ना, किसका, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, ये सभी से। चलो आगे देखिए, इधर देखिए, औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया, यानी बाजार वो अब विश्व बाजार के रूप में सामने आया। इसमें व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह इन तीन आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाने और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने तक सीमित था। साइकिलिया घर रख दिलिया और हमको चाहिए नहीं लेता, चलो निकाल के रख दिलिए, जह लीजिए। कुछ नहीं, हम देख ले लिए। चलो देखो आगे हुआ क्या था, यहाँ पर क्या था, हाँ ना कहा यूज कर रहा है। चलो देखो, पहुंचाने तक सीमित था। श्रमिकों के प्रवाह के अंतर्गत हम देखते हैं कि औपनिवेशिक देश भारत से, औपनिवेशिक देश भारत से, चलो भारत किसका औपनिवेशिक देश था, इंग्लैंड। औपनिवेशिक देश भारत से लोगों को निश्चित अवधि के लिए एक समझौता अनुबंध के तहत यूरोपीय देश अपने यहाँ या फिर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ले जाते थे, और इन मजदूरों की मजदूरी बहुत कम होती थी। पीछे बता दिए, इन मजदूरों की मजदूरी बहुत क्या होती थी, कम होती थी। इन्हें मुख्यतः कृषि कार्य, नकदी फसल जैसे गन्ना, चाय, तंबाकू के उत्पादन में लगाया जाता था। इस तरह के मजदूरी को गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते हैं। कौन सा मजदूर, तो परीक्षा में एक ही क्वेश्चन पूछेगा, गिरमिटिया मजदूर किसे कहेंगे, अनुबंधित मजदूरों को किसे कहेंगे, अनुबंधित। अच्छा कौन लेकर जाया जाता था, कौन लेकर जाया, औपनिवेशिक देश लेकर जाया जाता था। लेकर जाया मतलब लेकर जाता था कौन, औपनिवेशिक देश, यानी जिस देश पर कब्जा किया हुआ रहता था वह देश अपने देश लेकर के जाकर के नकदी फसलों में क्या करवाता था, काम करवाता था, और उसका स्थिति भी बहुत अच्छा नहीं रहता था। तो इसी को ही क्या बोलेंगे, गिरमिटिया मजदूर। कुछ नहीं क्वेश्चन है, इसलिए दिया हुआ है। गिरमिटिया मजदूर किससे कहते हैं, हैं? गिरमिटिया मजदूर किससे कहते हैं, 4 नंबर 2 नंबर में नहीं है। चलो ठीक है, देखो चलो देखो देखो बुआ। अच्छा नकदी फसलों में काम करवाया जाता था, कौन सा फसलों में, देखो पैराग्राफ चेंज। पूंजी पलायन के अंतर्गत यूरोपीय देशों के उद्योगपति औद्योगिक क्रांति से प्राप्त भारी लाभों को अपने शासित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे रेल लाइन निर्माण भी किया, रेल लाइन का भी निर्माण किया औपनिवेशिक क्षेत्रों में। अच्छा उसका उद्देश्य था सिर्फ पर्सनली लाभ, लेकिन अब भगा दिए तो हम सबका लाभ मिल रहा है ना, लेकिन उसका उस समय उद्देश्य क्या था कि मेरा व्यापार और बढ़े, मेरा व्यापार क्या हो गए, इसका उद्देश्य था। रेलवे लाइन का भी निर्माण किया, खदानों का जैसे कोयला का खदान, चाय, कॉफी, रबर, कपास जैसे नकदी फसलों का विकास को बढ़ावा दिया, मात्रा में पूंजी का निवेश किया गया। इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोप के साथ जुड़ गया। इस प्रकार इन प्रक्रियाओं ने यूरोप केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र को जन्म दिया। अर्थतंत्र, अर्थ मतलब, हाँ यहाँ पर अर्थ माने पृथ्वी नहीं समझना है,
ये जो चैप्टर आपसे अच्छी से इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? ये अर्थतंत्र को जन्म दिया। इस अर्थतंत्र को हम विश्व बाजार की संज्ञा दिया गया। इसे क्या संज्ञा दिया गया? विश्व बाजार की संज्ञा। अब देखो विश्व बाजार की उपयोगिता क्या है, आखिर विश्व बाजार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ा, समझो। देख रहा ला बुक है, देख रहा लो बुकवा है, बुक देखिए। एकदम अनसा जाता है तो सब। चलिए देखिए, पानी पी हो, कैसे छेद हो गया? कौन भोग दिया? तो सब कुंवर सिंह बन जाओ। कुंवर सिंह अपने आप हाथ काट लिए थे ना, ये पढ़े हैं। हाँ चलिए ठीक है। वह विश्व बाजार की उपयोगिता क्यों पड़ा, विश्व बाजार का मांग क्यों हुआ, आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि विश्व बाजार को वो जन्म मतलब सामने आया? देखो, तो आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित कराने के लिए विश्व बाजार के स्वरूप का विश्वव्यापी होना आवश्यक था। यानी क्या बोला कि आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित कराने के लिए विश्व बाजार जो बाजार का स्वरूप होना चाहिए वो विश्वव्यापी होना चाहिए। यानी बाजार तो नॉर्मल बाजार है, लेकिन ऐसा बाजार जहां वह अदर देश के भी लोग वहां पर वस्तुओं को बेच सके या वहां से खरीद सके, इसको बोलेंगे विश्व बाजार। क्या बोलेंगे? विश्वव्यापी स्वरूप सुरक्षित विश्वव्यापी होना आवश्यक होता है। पैराग्राफ फुल स्टॉप। व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ताओं के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप सुरक्षित रखता है। किसानों को अपने उपज की अच्छा रिटर्न मिल सके, कोई वस्तु बेचे, कोई सामान बेचे, अनाज बेचे तो उसे अच्छा लाभ हो सके, कीमत प्राप्त होता है क्योंकि बाजार ज्यादा प्रतिस्पर्धी होता है। क्या होता है बाजार? क्या होता है? प्रतिस्पर्धी मतलब कंपटीशन बाजार में होते रहता है। आगे देखिए, कुशल श्रमिकों को विश्व स्तर पर पहचान तथा महत्व और आर्थिक लाभ इसी वैश्विक बाजार में प्राप्त होता है। रोजगार के नए अवसर विश्व बाजार में सृजित होता है। चलिए, सृजन मतलब सामने लाना, सृजन मतलब विकसित करना। अब क्या है बाजार है जो, बताओ, बाजार है जो काम को बढ़ावा देगा कि नहीं? बताइए, बाजार जो चलता है एक व्यक्ति का, वहां पर आम भी बेच रहा है तो वो वर्किंग हो गया। जहां बाजार हुआ, बताइए बताइए, नौवा बाग में कहा नहीं आमला कोई लगा देता है, वो चलेगा? उसको आमला लगेगा? तो बताइए ज्यादा कहाँ होगा? बाजार में आम भी बेचेगा, लीची भी बेचेगा, यानी सभी वस्तु बेच सकते हैं। वहां पर कोई भी वस्तु हम बेच सकते हैं मार्केट में। लेकिन यहाँ पर बताइए सोना वाला दुकान खोल लेगा, चलेगा अच्छा से? अरे चलेगा, गाँव वाला क्या खरीदेगा? तो एक मार्केटिंग बनाया गया, वहां पर वो रोजगार का अवसर बढ़ेगा कि नहीं? अरे मार्केट बनेगा तो बताओ रोजगार का अवसर बढ़ेगा ना? नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा अपने आप। तो भी आप भी बेच सकते हैं, वहाँ रोजगार मिल जाएगा अपने आप। चलिए, गाँव में बेचेंगे भैया, अच्छा से नहीं चल पाएगा। चलिए आगे देखिए, कहां तक पढ़े? आधुनिक विचार और चेतना के प्रसार मतलब फैलाव में भी इसका बड़ा महत्व होता है। चलो अब देखो, विश्व बाजार के लाभ और हानि। अच्छा, विश्व बाजार ने लाभ भी दिया और हानि भी दिया। अच्छा, लाभ तो समझ रहे हैं कि वो धीरे धीरे गांव शहर में बदल गया, और जब शहर में बदल गया तो वो व्यापार भी होने लगा। अब व्यापार होने लगा तो लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। क्या मिलने लगा? अब हानि क्या हुआ बताइए? लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्या हो गया? बंद हो गया। डायरेक्ट इफेक्ट एकदम इस सब पर पड़ा हुआ। क्या हो गया? पड़ा। और यहाँ पर देखिए गिरमिटिया मजदूर ने भी जन्म दे दिया।
अरे गिरमिटिया मजदूर को जन्म नहीं हुआ? ऐसा मजदूर जो एक निश्चित समय के लिए काम करेगा और वो भी वहां पर उसको अच्छा से सुविधा भी नहीं रहेगा, तो ये इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे हानि पड़ा ना। क्या हुआ? अब देखो लाभ और हानि परीक्षा में देखो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शायद। विश्व बाजार के लाभ एवं हानियों को लिखे। विश्व बाजार के समझिए था। अरे हल्ला करते रहते तुम, तो सब पढ़ेगा, वो पास करेगा, लक्षण दिख रहा है, हैं? कम से कम नहीं पढ़ते तो खाली सुनिए, बोलते नहीं होता है। समझो, टॉपिक है विश्व बाजार के लाभ एवं हानि। विश्व बाजार के लाभ एवं हानि। चलो तो यहाँ से हुआ, अभी तक 2 क्वेश्चन पहले पूछेगा। पहला, विश्व बाजार के रूप में कौन सा आचार उभर कर आया? पहला, विश्व बाजार के रूप में कौन सा आचार उभर कर आया? अलेक्जेंडर। उसके बाद हुआ गिरमिटिया मजदूर किसे कहेंगे? अनुबंधित मजदूरों को। अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर किसे कहेंगे? अनुबंधित मजदूरों को। एक निश्चित समय के लिए औपनिवेशिक अपना देश प्रभाव वाले क्षेत्रों से उठाता था और अपना देश उसे बुआ भेज देता था और उसे नकदी वाले फसलों में काम करवाता था। नकदी फसल खत्म, उसको फिर पुनः वापस भेज दिया जाता था और जाने के बाद भी उसको भी अच्छा तरह से सुख सुविधा नहीं देता था। उसी को बोलेंगे बुआ गिरमिटिया मजदूर या अनुबंधित मजदूर। अगला आपका टॉपिक है विश्व बाजार के लाभ और हानि। समझिए, तो विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया। सही बात है। व्यापार और उद्योगों के विकास ने पूंजीपति, मजदूर और मजबूत मध्यम वर्ग नामक 3 शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया। बताइए सही की गलती? औद्योगिक क्रांति ने ही पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का भी उदय हुआ और तो सभी लाभ हुआ। ये सभी क्या हो रहा है? आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ और विकास इसी के बाद हुआ। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों का सीमित मात्रा में ही सही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व बाजार के क्या है आलोकों में ही हुआ। औपनिवेशिक देशों में रेल मार्गों का विकास हुआ, सड़क मार्ग का, बंदरगाह का, खनन का, बागवानी का जैसे संरचनात्मक क्षेत्रों का भी विकास हुआ। कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कुछ नवीन मतलब नया फसलों का भी उत्पादन यहाँ पर अंग्रेज लगाया। जैसे हुआ तंबाकू यहाँ पर लगवाया, हाँ, रबड़, कॉफी, नील, गन्ना, ये अंग्रेजों का है देन। किसका देन है? हाँ, इत्यादि। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दक्षिण अमेरिका जो स्पेन का औपनिवेशिक था और मैक्सिको में हुआ। देखिए आगे देखो, जो भी था औपनिवेशिक देश वहां पर विश्व बाजार के नवीन तकनीकी को सृजित मतलब विकास, सृजित मतलब सृजित हुआ, जन्म हुआ, सृजित मतलब जन्म भी बोल सकते हैं। इन तकनीक में रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राफ, बड़े जलपोत महत्वपूर्ण रहा। इन तकनीकों ने विश्व बाजार और उसके लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। जैसे 1820 से 1914 के बीच विश्व बाजार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुका था। इसी संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा कृषि उत्पादकों, खनन, कोयला और कपड़ा का था। अंग्रेजी 60% व्यापार जो हो रहा था वह कृषि से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? कृषि से जुड़ा हुआ था। शहरीकरण का विस्तार और जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि वैश्विक व्यापार का एक बड़ा लाभकारी परिणाम था। यानी कि शहरीकरण की जो प्रक्रिया है पूरा विश्व को, पूरा वर्ल्ड को एक लाभकारी परिवर्तन लाया। कौन? शहरीकरण। चलो अब देखिए विश्व बाजार का हानि क्या हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ क्या हुआ? अगर लिखने कहेगा तो हम लिखेंगे कि वह विश्व बाजार के कारण ही समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। ये तो बात की बात है, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ, नए नए सड़क मार्ग का, बंदरगाह का, बागवानी और नए नए फसलों का भी क्या हुआ? विकास हुआ। ये सभी लिखेंगे लाभ हुआ। ये सभी क्या हुआ? अब देखिए हानि क्या हुआ, देखिए समझो। तो विश्व बाजार के फैलते स्वरूप ने यूरोपीय देशों में संपन्नता के एक नए दौर को पैदा किया, लेकिन इस संपन्नता के पीछे एक सच बहुत कड़वा था। वह क्या था?
विश्व बाजार में एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के एक नए युग को जन्म दिया। साथ ही साथ भारत जैसे पुराने उपनिवेशों का शोषण और तीव्र हो गया विश्व बाजार के कारण। उपनिवेशों की अपनी स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जिसका आधार कृषि और लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग था नष्ट हो गया। क्या हो गया? इसके बढ़ते प्रभाव के कारण औद्योगिक क्रांति के बढ़ते स्वरूप के कारण वो लघु और कुटीर उद्योग क्या हो गया? बंद हो गया, नष्ट हो गया। इन स्थानीय उद्योगों को यूरोपीय देशों ने व्यवस्थित नीति के तहत नष्ट कर दिया गया क्योंकि इसी पर उनकी औद्योगिक क्रांति सफल हो पाती। व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता और औपनिवेशिक लोगों की आजीविका को छीन लिया। जो लघु और कुटीर उद्योग में जो काम से जुड़े थे, जिनके द्वारा उनका आजीविका चल रहा था, वो छीन हो गया, समाप्त हो गया। वह इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे भारत का कपड़ा उद्योग। भारत का जो प्राचीन काल से ही भारतीय व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा था। 1800 ईस्वी में जहां भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा 30% था, यानी कि भारतीय लोगों का जो कपड़ा यहाँ पर भारत में बन रहा था 30% बिक्री हो रहा था। कब? 1800 में। लेकिन 1815 में घटकर 15% हो गया। कितना प्रतिशत? 15%। अब 1870 तक आते आते मात्र 3%। बताइए, इतना सप्लाई होने लगा, मतलब बिक्री होने लगा। 3% पर आ गया, मतलब इफेक्ट पड़ा इस पर। और इसके ठीक विपरीत कच्चे कपास का भारत से निर्यात 1872 से 5% बढ़कर 35% हो गया। अब समझो, यहाँ पर समझ रहा ना, यानी कि भारत का जो कपड़ा उद्योग था उस समय वह पहले अधिक प्रतिशत में हो रहा था, सप्लाई बिक रहा था, निर्यात हो रहा था। लेकिन वो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ये निर्यात कम गया, लेकिन कच्चा माल यहाँ से ज्यादा होने लगा। मतलब यहाँ से कच्चा माल लेता था और अपना मतलब अपना देश क्या करता था? भेज देता था। तो कच्चा माल बढ़ गया, लेकिन यहाँ का निर्यातक जो वस्तु प्रोडक्ट था वो क्या हो गया? घट गया। तो बताइए, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो सरकार का प्रॉफिट होना चाहिए होगा, नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर आगे देखिए, हुआ पैराग्राफ चेंज। औपनिवेशिक देशों में विश्व बाजार ने अकाल, भूखमरी, गरीबी जैसे मानवीय संकटों का भी जन्म दिया। जैसे भारत में 1850 से 1920 के बीच कई बड़े अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग मर भी गए थे। इसी बाजार ने साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा को यूरोपीय देशों के बीच पैदा किया। इससे उग्र राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। इन दोनों का विनाशकारी परिणाम प्रथम महायुद्ध के रूप में सामने आया। प्रथम विश्व युद्ध ने मानवीय सभ्यता को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। इसने विश्व के सामने एक ऐसा संकट पैदा किया जिसकी कल्पना विश्व ने नहीं की थी। तो विश्व यानी कि प्रथम वर्ल्ड वार हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ा, लोग मरे, अस्त्र शस्त्र कमी पड़ा, वह अकाल भी आया। बताइए, अभी देखो लड़ाई हो रहा है, लड़ाई हो रहा था, तो अकाल पड़ा कि नहीं हुआ कुछ प्रभाव? अरे ईरान इजराइल में युद्ध हुआ तो पड़ा ना। अगर वर्ल्ड वार होगा, किसी का अपना देश की बात हो या अलग देश की बात हो, वो पूरा देश पर वो इफेक्ट पड़ेगा, एक देश पर नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? चलिए, अगर उससे गैस आ रहा था तब ना दूसरा देश से आता था। क्या अपन देश में, यानी भारत देश में गैस नहीं है, कम है, जहां से आपूर्ति उतना किया नहीं जा सकता है, जनसंख्या अधिक बढ़ गया है। ना आपूर्ति। अब नरेंद्र मोदी का नियम है, नली से गैस बनाइए। नहीं नहीं, वही बनाए थे, वो खुद अपना स्टेटमेंट दिया कि हम बचपन में नली से गैस बना करके चाय बेचा करते। तो सब क्या नहीं जानता है नरेंद्र मोदी? वो नरेंद्र मोदी से जाके पूछो, नली से कैसे गैस बना रहे थे, आप कैसे चाय बना रहे थे। अब बनते बनते डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पद पर आ गए। तो उनसे बनवाइए कि गैस की किल्लत है, गैस की समस्या, तो उनसे
चलिए चलिए, दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था। चलो, अभी इजराइल और ईरान के जो बीच युद्ध हुआ, तो बताओ, संकट भी आया हमारे देश पर, लगभग सभी देशों पर आया। देखो यहाँ पर ये घटना ही है, दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था, तो व्यापार भी ठप पड़ जाता है। जब वर्ल्ड वार होगा वर्ल्ड वार होगा, या देखो ऐसे दो ही देश के बीच हो रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड वार होगा तो बताइए व्यापार ठप पड़ जाएगा और अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। चलिए देखिए बंद हो जाएगा, समाप्त, और क्या, तो समझिए नहीं आ रहा है, समझिए टॉपिक क्या, दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो जरूर पड़ता है। देखो, तो प्रथम महायुद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया। क्या कर दिया हुआ, तबाह कर दिया। तत्कालीन विश्व अर्थतंत्र को नियंत्रित और संचालित करने वाला देश ब्रिटेन और उसके सभी आर्थिक केंद्र बिल्कुल नष्ट हो गया। यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण अर्थतंत्र जर्मनी, फ्रांस, इटली इत्यादि भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इससे ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और औपनिवेशिक देशों के अर्थतंत्र का काफी विकास और फैलाव हुआ। जैसे भारत में इस समय कपड़ा, जूट, खनन आदि क्षेत्रों का विकास भारतीय उद्योगपतियों के प्रयास से हुआ। टाटा, बिरला, गोदरेज, ये सभी कंपनी है, सभी क्या है, जमनालाल बजाज इत्यादि इस विकास की उपज है। देखो जमनालाल बजाज व्यक्ति का, देखो आगे देखिए, देखो ये आर्थिक मंदी क्या है, हम बताए थे अभी तक एक आर्थिक मंदी 1929 में बताए थे ना, आया था ना। तो देखो ये आर्थिक मंदी क्या है, विश्व आर्थिक मंदी। देखो, तो अर्थतंत्र में होने वाले वैसे स्थिति जब उसके तीन आधार, कृषि ठप पड़ जाएगा, उद्योग बंद हो जाएगा, व्यापार भी बंद, का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अवरुद्ध मतलब रुक जाएगा, अवरुद्ध मतलब क्या हो जाएगा। आर्थिक मंदी क्या है बुआ, कि कृषि, उद्योग, व्यापार रुक जाएगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बैंक और कंपनियां का वह दिवाला निकल जाएगा, और वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रहेगा। खाने की किल्लत आ जाएगा, खाने की समस्या, किसकी समस्या, खाने की समस्या। चलिए, लेकिन यहाँ पर आर्थिक मंदी है तो वस्तुओं की आर्थिक मंदी होगा। चलो हो गया पूरा, और अच्छे से पढ़ना है। देखो, प्रथम महायुद्ध की सीमित के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से लेकर के 1918 तक। तो प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का गंभीर प्रयास किया, क्योंकि उस समय एकमात्र देश वही था जो यूरोप को पुनर्निर्मित कर सकता था। कौन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उसके प्रयासों से 1920 से 1927 तक यूरोप और अमेरिका में आर्थिक प्रगति काफी हुआ। वहां नवीन तकनीक की उन्नति के आधार पर नए नए उद्योगों का विकास काफी हुआ। अमेरिका के अपने प्रगति से उसके कंपनियों को काफी लाभ हुआ, और खुद उसकी सरकार को भी, जिसे वह यूरोपीय देशों के कर्ज देने में लगाया। अमेरिका में तीन क्षेत्र, कृषि, आवास और निर्माण, मोटरकार उद्योग में काफी प्रगति हुआ, परंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चला। 1929 तक, 1900 आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में घिरा जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अभी तक वो एक ही आया है आर्थिक मंदी, जो कब आया, 1929 में। 1900 कब आया है, 1929 में। पानी लाओ सौरभ, पानी लाओ, प्यास लगल है। देखो, चलो अब देखिए, क्वेश्चन पीछे आपका दिया हुआ 1929 की आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो पूछा गया, पीछे देखिए, एकदम आराम से सुनिए। जो विश्व आर्थिक मंदी आया, कौन सा, क्या इफेक्ट पड़ा, कौन सा प्रभाव पड़ा। 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के क्या कारण थे, क्यों आया, है ना क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय में है, लघु उत्तरीय है।
अल्लाह के रख देना, बाद में पियेंगे। प्यास लगेगा तब पी लेना है, ऐसे चक्कर आते रहेगा, गिर नहीं जाना। झुकनी भरती पानी जाओ लो मुंह पर, जाके पानी लीजिए आंख पर, जाओ जाओ जाओ, जाके लो आंख पर पानी, ठीक होगा, झुकनी भर रहा होगा तो। चलिए, तो 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, 1929 की विश्वव्यापी, समझो। मैं देखो देखो, आज नहीं होगा समाप्त क्या? नहीं होगा, कल खत्म कर देंगे क्या? देखो समझिए, अगला टॉपिक है आर्थिक मंदी के कारण, आर्थिक मंदी के, समझो 1929 के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण समझिए, एकदम ध्यान से सुनना है। देखो 1929 के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ 4 वर्षों तक चला, कितना वर्षों तक हुआ? अभी रेगुलर होते रहा था, एकदम सुबह शाम हो रहा था। अब देखिए बताइए, इजराइल में रोज दिन हो रहा था, तो कुछ कुछ हो ही रहा था, तो उसी प्रकार हो रहा था। मतलब ये सब सोचता है कि दिन रात लड़ाई हो रहा था। चलो देखो, 1929 के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। प्रथम महायुद्ध के 4 वर्षों में, कितना वर्षों में हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कई वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक में हुआ। यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया, उसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग गरीब और अभाव में पिसते रहे। अरे देखो देखो, नवीन तकनीक प्रगति और बढ़ते गए मुनाफे के कारण उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसके खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। अब बताइए, वस्तु बन रहा है, खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि क्षेत्र में यह अति उत्पादन प्रथम महायुद्ध के बाद भी बना रहा, लेकिन उसे खरीद सकने वाला प्रथम 1914 उसके बाद भी चालू रहा, लेकिन वह खरीद सकने वाला बहुत ही कम थे। इससे उन कृषि उत्पादों की कीमत गिर गई। कीमत क्या हो गई? गिरेगा कि नहीं? अच्छा, गिरेगा कि नहीं? कैसे गिरेगा? अरे बताओ बताओ, कच्चा माल कब खरीदेगा? जब उसका वस्तु बिकेगा अच्छा तब ना खरीदेगा। इधर भी उत्पादन हो रहा है कच्चा माल, तो बताइए भी सस्ते में बेचेगा और खरीदेगा तब उसको। प्रोडक्ट बन रहा, वस्तु बन रहा है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो कच्चा माल क्यों खरीदेगा? खरीदेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा? मूल्य कच्चा माल का क्या गिर जाएगा ना? नहीं गिरेगा? समझ रहा है इकोनॉमिक्स? अरे वस्तु बताइए, गुलगुला दुकान कब चलेगा? जब हम सब खरीदेंगे। अब खरीदने नहीं करेंगे तो बताइए चल पाएगा? बेरोजगार हो जाएगा, लड़का भी सब देख के अलवा कैले समझिए, यहाँ पर विश्व बाजार समझिए को आप। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में, 4 वर्षों में, कितना वर्षों में? 4 वर्षों में
पूरी तरह से प्रभावित किया लोगों को, जीवन स्तर को। देखो, गिरती कीमतें से किसानों की आय घट गई। किसानों की आय क्या हो गई? किसान का जो इनकम था घट गया। अतः इस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने उत्पादन की ओर बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज्यादा माल बेचकर अपना आय स्तर बनाए रखे। अब बताइए, कम कीमत में बेचेगा अधिक वस्तु, तो कम कीमत में हो गया, तो उनका सही मायने इनकम प्राप्त होगा? नहीं हो पाएगा। इसने बाजारों में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ा दी तथा कीमत और नीचे चली गई। कृषि उत्पादन पड़ी पड़ी सड़ने लगी। कृषि उत्पादन पड़े पड़े क्या हो गया? प्रोडक्ट बिकेगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इस स्थिति में आंकलन करते हुए आधुनिक अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने अपनी पुस्तक दी कॉमर्स ऑफ नेशन में लिखा है कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य की विकृति 1929-1932 में वह आर्थिक संकटों का प्रमुख कारण था। यही कारण था। देखिए, 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी युद्ध से तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था के नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। अब देखो हुआ क्या? प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918। अब जो भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, सब वह कर्जा किससे लिया हुआ है? और अपने आर्थिक कंडीशन को ठीक करने में लगा हुआ है। अब देखिए, विकसित करने का प्रयास किया। जब स्थिति अच्छी थी तब तक अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज दिए, अमेरिकी पूंजीपतियों को कर्ज दिए, लेकिन अमेरिका के घरेलू स्थिति में संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही वे लोग कर्ज वापस मांगने लगे। इससे यूरोप के सभी देशों के समक्ष गहरा संकट आ खड़ा हुआ। इस परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक डूब गए। यूरोप के कई बैंक क्या हो गए? महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा मूल्य गिर गई। इसमें और बड़ा संकट आ गया जब यूरोप अपने आप को नियंत्रित उत्पादन पर निर्भर कर लिया। प्रथम महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र में यूरोप के आधिपत्य समाप्त हो गया। कनाडा, रूस और औपनिवेशिक देशों में से उसे कड़ी चुनौती मिली। रूस और कनाडा ने सस्ते अनाज को उत्पादित किया, जिसके कारण कृषि आधारित यूरोपीय देश में और तबाह हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये इधर हो गया। आधारित जो था वह मूल्य गिर गया। क्या हो गया? उत्पादन का मूल्य क्या हो गया? गिर गया। यानी बैंक हो या छोटे छोटे किसान हो, 1929 से 1932, अरे 1929 मुक्ता कब? 1929 में सभी वस्तुओं का मूल्य गिर गया, जिसके कारण सही मायने में जो इनकम मिल रहा था लोगों को नहीं मिल रहा था। तो देखो आगे, अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही उसने कुछ संरचनात्मक उपाय करने आरंभ किए। आयातित वस्तुओं पर, आयातित मतलब आयातित वस्तुओं पर उसने 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। कितना गुना? साथ ही आयात की मात्रा को भी उसने सीमित कर दिया। संकट धीरे धीरे अन्य देशों में संकट प्रकट होने के साथ ही सभी राज्य प्रयास करने लगे कि अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं स्वयं के द्वारा ही उत्पादित कर लिया जाए। इससे संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद ने विश्व बाजार के बाजार आधारित व्यवस्था भी कमर ही तोड़ दी। विश्व बाजार की कमर ही तोड़ दी। वो आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में शुरू हुआ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति। कौन सी हुआ? मिलाना। क्या करना? छोटे छोटे जितना भी उद्योग था सबको खरीद लेगा, बस खत्म हो गया। पीछे देख, सट्टेबाजी दिया हुआ कि वह कि कंपनियां में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना। देखो आगे, देखो आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में शुरू हुआ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी निर्णायक रहा।
प्रथम महायुद्ध के पश्चात यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की आर्थिक समृद्धि में काफी वृद्धि हुई, जिससे वहां के पूंजीपति अपनी अतिरिक्त पूंजी में सत्ता में लगाने के लिए, देखो बुआ तीनों को हम भगा देंगे, जाओ जाओ बुआ जाओ, तू दोनों जाओ, जाओ घरे जाओ, जाओ घरे, जाओ घरे, आप जाओ, जाओ घरे, चल जाइए घरे। वो अखनी असल में आपको बोल रहे हैं, वो हम भगा देंगे सही में, हम कल ले जाएंगे तीनों घर, मम्मी पापा को बोलेंगे डिस्टर्ब करते रहता है क्लास, नहीं आइए करते हो, नहीं आना, ठीक है। पूरा क्लास में कोची बोलता है, बड़ी ज्यादा तेज है? नहीं आना कल से, कुछ सब घड़ी क्या बोलते रहता है, एकदम क्लास डिस्टर्ब करते रहता है। पढ़ू में तेज रहेगा तब न गप करेगा, अच्छा लगेगा। 0 बटा सन्नाटा तैयो गप करे में लगल है, कह लाता पढ़ने मत आओ। रुको, तो अभी से बोल रहा था, समझो स्कूल ऐसे समझता, अरे पैसा लग रहा है ना, खुद को धोखा दे ही रहा है, मम्मी पापा को भी धोखा दे रहा है। चलो देखो क्या समझो, कितना समझ रहा हमको नहीं पता है। आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में शुरू हुआ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी निर्णायक रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 के बाद अमेरिकी की आर्थिक समृद्धि में काफी वृद्धि हुई, जिससे वहां के पूंजीपति अपने अतिरिक्त पूंजी को सट्टा में लगाने के लिए आकर्षित हुआ। आरंभ में काफी लाभ हुआ, यह आर्थिक समृद्धि की चरम अवस्था थी। इसके बाद ही वास्तविक संकट उत्पन्न हुआ, जो प्रसिद्ध शेयर बाजार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट के माध्यम से उभरकर सामने आया। क्या पढ़ाएंगे बताओ, सब डिस्टर्ब करते रहता क्लास, थोड़े होता है एकदम बुतरू ऐसा करता, आप समझ लो। और टाइम कम बचा तब पर भी सब कोची बोलते रहता है ना। बिहार शरीफ में कोई नहीं बोलेगा इतना, काहे बोलेगा, उसको मतलब है खाली पैसा से, गप करते रहो चाहे सब करते रहो पीछे बैठ के। यहाँ पर रिजल्ट नहीं होगा तो मम्मी पापा घर पहुंच जाएंगे हमर, काहे ना सबके होल, वो सीधे बोलेंगे ओकर बेटिया पास हो गए, कर बेटिया नहीं पास हुआ, ओकर बेटवा पास हो गया। गांव है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। शहर में जाइए बोलने लगी औकात है था, कुछ भी होगा तो जाओ, कोई नहीं जाएंगे। एक डंडा कस के लग भी जाएगा तो मेरे पापा लाठी लेके चढ़ जाएंगे, आए इतना कस के मारो हो, नहीं मारा तैयो प्रॉब्लम, मार रहा तैयो प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम गाँव वाला सर है, मार भी रहा कस के तैयो, नहीं मार रहा तैयो। इतना औकात से जाओ, जहाँ प्राइवेट स्कूल में जाओ, प्राइवेट में हिम्मत है किसी के मम्मी पापा बोलने के, जाओ पढ़े, जिसको भाई बहन पढ़ता जाके बोलते हैं, कुछ ही बोलेंगे, बस खाली नॉर्मल इतना ध्यान दीजिए। अब बाकी औकात वाला बात करो उनसे, तब तुमको बता देगा प्राइवेट वाला स्कूल। गांव वाला ट्यूशन में खाली औकात की बात होगा। चलो देखिए आर्थिक मंदी का प्रभाव, हमारा ही बनता है ऐसे खाना कि यार दुर्गा से आता है। चलो देखिए आर्थिक मंदी का प्रभाव, आगे समझिए। कितना हुआ टाइम गणेश? आर्थिक मंदी का वो प्रभाव पढ़ लेते हैं, ये खत्म करके छोड़ देंगे। देखो समझिए, अब टाइम कम बच रहा है तब पर भी, तो देखिए आर्थिक मंदी का प्रभाव देखो, तो इस मंदी, अच्छा आर्थिक मंदी कब आया हुआ? 1929 में, लगभग कब हुआ? 1929 में। 1929 समझिएगा, परीक्षा में आएगा विश्व आर्थिक मंदी कब आया, तो आप यही मारिएगा ऑप्शन
1929 मारिएगा। कब मारिएगा? इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। हाँ। मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया और दिए हुए कर्जे की वसूली तेजी कर दिया। दिए हुए जो अमेरिका दे रहा था ना कर्जा, वसूली तेजी कर दिया। किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गया। अरे कर्जा लेकर अगर खेती करेगा तो वो बताइए, अगर सामान नहीं बिकेगा, कृषि नहीं बिकेगा, अनाज नहीं बिकेगा तो बताइए कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो कारण और भी बर्बाद हो गया। उपज नहीं बिकने कारण कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। इससे बैंकों का कर्ज वापस नहीं चुका पाए। बैंकों ने लोगों के सामानों जैसे मकान, कार, जरूरी चीजों को कुर्क लगा दिया, जब्त कर लिया ना। ये होगा, हाँ यही होगा। लोग सड़क पर आ गए। लोग क्या हो गए बाबा? सड़क नहीं चुका पाएंगे तो जैसे होता है। कारोबार के ठप पड़ने से बेरोजगारी बढ़ी। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गया और कई कंपनियां बंद हो गया। 1993 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गया। लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गया। अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में जर्मनी और ब्रिटेन इस आर्थिक मंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। फ्रांस अपने आप को इस मंदी से इसलिए बचा पाया क्योंकि उसे अवहे बर्बाद के लिए देखो फिर लगल है, ठोठा में ठोठा लड़ेले है। कल तीनों अलग अलग बैठिएगा, समझ गए ना? तुम निशांत यहाँ बैठना और तुम इधर, तीनों लड़का आगे बैठना है, वो वहां लड़की बीच में रहेगा। समझ गया ना? ऐसे शांत रहेगा। एगो यहाँ बैठेगा, ये कौन पर, एगो ये कौन पर, एगो वो कौन पर। हैं? जर्मनी से काफी मात्रा में युद्ध हर्जाना की राशि प्राप्त हुआ। जर्मनी की स्थिति सबसे खराब रही। युद्ध हर्जाना चुकाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद के आर्थिक विकास के काल में भी उसकी स्थिति नहीं बदली। 1922 से 1923 यह 2 वर्ष सबसे खराब रहा जर्मनी के लिए, है ना। उसके मुद्रा मार्क चलता है वहां पर, मार्क का इन वर्षों में काफी अवमूल्यन हो गया। 1924 के बाद उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ। इस वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसे भारी मात्रा में ऋण प्राप्त हुआ जर्मनी को। इससे काफी मुनाफा सुधार हुआ, परंतु 1929 की महामंदी ने उन्हें हुआ पुनः 1919 के वर्ष में पहुंचा दिया। किसको? जर्मनी को। लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। संपूर्ण देश में अराजकता में डूब गया। अराजकता मतलब ऐसा कमी बोल सकते हैं ना, है ना। अराजकता में डूब गया बउआ, है ना। इसी का लाभ उठाकर हिटलर अपने को सत्तासीन किया। 1929 के बाद ब्रिटेन के उत्पादन, निर्यात, रोजगार, आयात तथा जीवन निर्वाह स्तर, इन सब में भी तेजी से गिरावट आई। लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इस महामंदी से निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल, संरक्षणवाद जैसे कठोर आर्थिक उपाय किए गए, जिससे व्यापार काफी प्रभावित हुआ। विश्व व्यापार क्या हुआ? काफी प्रभावित हुआ। कैसे विश्व बाजार होगा? कैसे व्यापार हो सकता है? नहीं होगा। अगर हम इस महामंदी का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें, इसका प्रभाव तो जर्मनी पर पड़ा और अन्य देश पर पड़ा, लेकिन भारत पर भी पड़ा। अब क्या पड़ा देखिए कि अगर हम इस महामंदी का असर भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि 20वीं सदी के शुरुआत में, यानी 1900 के तक शुरुआत में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच
देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधी रह गई, यानी अपना देश की कृषि उत्पादों की कीमत यहाँ काफी गिर गया था। यहाँ भी, जिसका उदाहरण 1928-1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी लोग की अपेक्षा गांव के लोग इस मंदी से ज्यादा प्रभावित हुआ। शहर से ज्यादा गांव के प्रभावित हुआ। कृषि दाम में कमी हो गया, इसके कारण अच्छी तरह से उन्हें मतलब मुआवजा मतलब जो भी नहीं मिल रहा था, है ना। अंग्रेज सरकार लगान की दर कम करने के तैयार भी नहीं था, है ना। जब वस्तु नहीं बिकेगा, फसल नहीं बिकेगा, तो फिर है ना टैक्स कैसे दे पाएगा, तो वहां पर भी नहीं कम हुआ। दम है ना दर कम करने को तैयार नहीं था, जिससे करनाल गांव के लोगों की स्थिति और खराब हो गया, जिससे किसान में असंतोष की भावना बढ़ी। नकदी फसलों को उपजाने वाले किसान पर भी इसका प्रभाव विनाशकारी हुआ, क्योंकि उनका उत्पादन खर्च बहुत ज्यादा होता था और उस अनुपात में फायदा नहीं मिलने पर वे महाजनों से कर्ज में डूबते चले गए। महाजन मतलब गांव के ही लोग, बड़ा लोग होता है, उससे कर्जा लेना, उसे ही महाजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, गांव में होता है का है, इसे बोलेंगे। इन्हीं सालों में पहली बार भारत से सोने का निर्यात होने लगा, जो ब्रिटेन अपने कम हो रहे सोने को पूरा करने के लिए भारत ही पर्याप्त समझा। और वह इसी परिप्रेक्ष्य में हम यह कह सकते हैं, इस मंदी में सबने अवज्ञा आंदोलन को परम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ? वो स्थानीय तो कल खत्म करेंगे ना, रहने देना है ना। ठीक है, कल कोशिश हमारा रहेगा। जय भी।